तो हेडिंग डाल के रखो बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। तो मैं हिंदी में कहीं पर लिख दे रहा हूँ, लेकिन जो भी मैं टर्मिनोलॉजी आपको सिखाऊंगा वो सारे के सारे इंग्लिश होंगे, इसलिए आप कोशिश करना कि मेरी वर्ड को आप समझ पाएँ, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देता हूँ बेटा, हम लोग बोलेंगे रेडियोधर्मी पदार्थ। बाकी मैं आपको लिखवाऊंगा हिंदी से ही, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स को, केवल कुछ टर्म्स को मैं इंग्लिश में बताऊंगा बस, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। पहले मैं जैसे स्टार्ट किया था सेम रिदम में चलने वाला है, वैसी का वैसी पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं आप लोग को अच्छे से नहीं समझा पाता मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करो। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड, ये खत्म हो गया बेटा, ये मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देखो अगर प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करना, केवल और केवल कुछ नहीं करना है। जहाँ पर हमने कैथोड रेज पढ़ा है ना, कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड रेज के अंदर में, केवल ये डिफरेंस है, बाकी सेम प्रॉपर्टीज आते हैं, जो प्रॉपर्टी आते हैं। एक और डिफरेंट है कि एनोड रेज है वो गैसों की नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन कैथोड रेज गैसों के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी, लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ा सा आगे लिखवानी भी है। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं। तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि रेडियोधर्मी पदार्थ, या इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियोधर्मिता बोलते होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए क्या करने वाला हूँ मैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ब्रैकवेल नामक साइंटिस्ट ने सर्च किया था, एक्चुअली में रिसर्च किया था। उन्होंने ये पाया कि कुछ नेचर में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर मैं खुले वातावरण में छोड़ दूं, मतलब कि ओपन एटमॉस्फेयर में अगर आप छोड़ दोगे तो वो अपने आप अपने छोटे छोटे भागों में डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। डिसइंटीग्रेट का क्या मतलब है, डिसइंटीग्रेट का मतलब है कि वो अपने छोटे छोटे भागों में टूटते रहते हैं। जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो मेरे पास ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को अगर मैं जैसे ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, ये अपने छोटे छोटे भागों में लगातार टूटना शुरू हो जाएगा, लगातार टूटते ही रहता है। तो इस प्रकार के सब्सटेंसेस को हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आया बेटा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अगर लगातार टूटते जाएंगे तो इसका एक्चुअल मास कैसे पता चलेगा, इसका एक्चुअल द्रव्यमान कैसे पता कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ तरीका है वो सिखवाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का डेफिनेशन लिख लो। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियोधर्मी पदार्थ। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर कि रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वे सब्सटेंसेस होते हैं, स्क्रीन पे तो आ रहा है ना, हाँ, वे सब्सटेंसेस होते हैं वे सब्सटेंसेस होते हैं जो लगातार अपने छोटे छोटे कणों में टूटते रहते हैं। एक और डेफिनेशन है, उसको मैं बाद में लिखवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखवाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर आप याद कर सकते हो फिर उसको मैं समझा दूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, आपको पहले मैं समझाने के बाद लिखवाने वाला हूँ। कुछ कोई बोलना चाह रहे हैं? कितने लोगों में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी आवाज़ नहीं आ रही? स्नेहा सोनी बोल रही, हाँ ये तो बोल रही, आ रही स्नेहा बोल रही मेरे में ही आ रहा है। बेटा हो सकता है अगर आप कर रहे होगे तो आपके फ़ोन
कभी कभी क्या होता है 3G फ़ोन है, देखो मेरे पास एक फ़ोन रखा हुआ है, ये 4G फ़ोन ज़रूर है, लेकिन इस 4G फ़ोन में ना उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती क्योंकि ये बहुत पुरानी फ़ोन है। तो जिसके पास लेटेस्ट फ़ोन होगा उसके में आवाज़ अच्छी आनी चाहिए, प्लस आपके पास नेटवर्क भी आना चाहिए। देखो बहुत बच्चे बोल रहे हैं आ रही है, तो अपने नेटवर्क को चेक करो या अपने फ़ोन को चेक कर सकते हो, तो आनी तो चाहिए। चलो क्या बोला बेटा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वे सब्सटेंसेस होते हैं जो लगातार अपने छोटे छोटे कणों में डिवाइड होते रहते हैं। ये छोटे छोटे कण कौन से होते हैं अभी आपको समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताया कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अगर है तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अगर मैं एटमॉस्फेयर में छोड़ दूंगा, खुला छोड़ दूंगा, तो ये लगातार अपने छोटे छोटे कणों में डिवाइड होना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे कणों में टूटना शुरू कर देंगे। अब ये प्रॉब्लम आए कि अगर ये लगातार ऐसे होते जाएंगे, छोटे छोटे कणों में टूटते जाएंगे, तो क्या इसका अध्ययन पॉसिबल है, क्या हम इसका स्टडी कर सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रैकवेल नामक साइंटिस्ट ने एक ऐसा चीजें खोजा कि अगर मैं इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को मैं लेड बॉक्स के अंदर में रख देता हूं तो ये अपने छोटे भागों में टूटना बंद कर देते हैं। जैसे मान लो मैं क्या किया हूं बेटा कि यहां पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को मैं एक बॉक्स के अंदर में बंद कर देता हूं कुछ इस तरह से। देखो ऐसे बॉक्स, या पूरी तरह से आप इसको बंद कर दो, मैंने ऐसे पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैंने ये जो बॉक्स लिया है ये बॉक्स होता है लेड का बॉक्स, लेड बॉक्स बोलते हैं। लेड क्या होता है? लेड का सिंबल है बेटा Pb। हम लोग ये P ब्लॉक के अंदर में पढ़ेंगे भी इसको, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिखाऊंगा भी मैं कहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में। अभी याद कर लो कि Pb या लेड बॉक्स के अंदर में जैसे ही इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को मैं रखता हूं तो ये अपने छोटे भागों में टूटना बंद कर देते हैं। बेटा मैं क्लास ले रहा हूं अभी, बाद में फ़ोन करना। कॉल आ गए थे बेटा। अच्छा आज मैं आइडियाज़ चला रहा हूं ना, हाँ मैं समझ गया। अरे आइडियाज़ चला रहा हूं भाई, क्योंकि जियो में बोल तो अच्छी नेटवर्क आती नहीं है, इसलिए वीडियो रुक गया था। अच्छा हाँ अब आवाज़ भी आएगी। हाँ बेटा कॉल आ गया था ना इस वजह से। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को अगर मैं लेड बॉक्स के अंदर में रखता हूं तो वो छोटे छोटे भागों में टूटना बंद कर देते हैं। अब देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, यहां बस मैं थोड़ा सा रफ करना पसंद करूंगा, उसके बाद आप समझिएगा। बेटा अगर मैं क्या करता हूं कि ये लेड बॉक्स था, इस लेड बॉक्स में अगर मैं थोड़ा सा यहां पास एक छेद बना दूं या मैं थोड़ा सा हॉल कर दूं या उसके काट दो, तो होगा क्या कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अगेन छोटे छोटे भागों में टूटना शुरू कर देंगे और टूट कर ये एटमॉस्फेयर में जाना शुरू कर देंगे। अब क्या किया गया कि ये जैसे एटमॉस्फेयर में जा रहे थे यहीं पास ऐसे पाया गया कि मैं यहां पास लगा देता हूं विद्युतीय क्षेत्र। इस तरह से एक प्लेट लगाया हूं बेटा, अब ये कौन सा प्लेट है, इसको मैं बोलना पसंद कर रहा हूं इलेक्ट्रिक प्लेट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? विद्युतीय प्लेट लगाया गया है। और इस साइड भी मैं क्या लगा देता हूं? इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दिया हूं। इलेक्ट्रिक प्लेट, या अगर आप इलेक्ट्रिक प्लेट ना बोलो तो आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय प्लेट लगा दिए हैं। और हमको ये पता है कि विद्युतीय प्लेट के अंदर में दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक साइड नेगेटिव लिख दे रहा हूं और दूसरे साइड पॉजिटिव लगा दिया हूं। तो मतलब ये पता चला कि जब जहां से ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बाहर निकल रहे थे उसको उसी के रास्ते पर या उसी के मार्ग पर जब हम लोग दो इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दिए, एक नेगेटिव चार्ज वाला दूसरा पॉजिटिव चार्ज वाला, तो हमको ऐसे देखने को मिला कि जो छोटे छोटे कण जिसको हम आगे जाके या इसको हम लोग क्या बोलना पसंद करेंगे? रेडिएशन बोलना पसंद करेंगे, या इसको आप चाहो तो रेज बोल सकते हो। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? इसे
या तो हम विकिरण बोलेंगे या तो हम इसे किरण बोलेंगे। तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि ये जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, जब यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकलते हैं तो इस फॉर्म को हम लोग विकिरण या किरण बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये जो रेडियोएक्टिव यहाँ जो विकिरणें बाहर निकल रही थी, इसी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पास कराया गया या इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर पास कराया गया तो ऐसे मिला कि इसमें से कुछ किरणें ऐसे थे जो यहां से निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज की ओर डेविएट हो गए, मतलब कि नेगेटिव चार्ज की ओर मुड़ गए। मतलब कैसे दिखाते हैं, तो ये सब्सटेंसेस से बेटा ये कहां पर चले गए, इस साइड में, और कुछ भी सब्सटेंस जो इस तरह से चले गए। लेकिन कुछ किरणें ऐसे थे जो नेगेटिव प्लेट की ओर ना जाके पॉजिटिव प्लेट की ओर जाना शुरू कर दिए। मतलब कैसे, यहां से निकले किधर चले गए, पॉजिटिव प्लेट की ओर, इस तरह से निकले कहां चले गए, पॉजिटिव प्लेट की ओर चले गए। तो ये बात तो समझ में आ गया कि यहां से जो विकिरणें निकल रही हैं वो इलेक्ट्रिक प्लेट की ओर प्रभावित हो जाती है, क्योंकि कुछ विकिरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट होती हैं और इसी तरह से कुछ किरणें नेगेटिव प्लेट की ओर डेविएट हो जाते हैं, मतलब मुड़ जाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ किरणें थे जो ना तो पॉजिटिव प्लेट की ओर गया और ना ही नेगेटिव प्लेट की ओर गया। तो अब ये बात समझ में आ गई कि अगर इधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, सीधे के सीधे निकल जाएंगे, कुछ इस तरह से। अब आप मुझे बता दो एक चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये है, ये पता कैसे चला होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या इसके लिए हम लोग चाहें तो ये कर सकते थे या किया गया था कि यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया गया था। और इसके बारे में पहले चर्चा कर दिया हूं कि फोटोग्राफिक प्लेट किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। जैसे ही ये किरणें यहां से एमिट हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे या उत्सर्जित हो रहे थे, वो जैसे फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ता था वहां बस काला कलर का स्पॉट या काला कलर का धब्बा उत्पन्न कर दिया करता था। जैसे यहां से निकला तो कहां पर दाग उत्पन्न किया, इस एरिया पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और कुछ किरणें कहां पर टकराए, यहां पर, और जैसे यहां पर टकराए यहां पर ब्लैक कलर का एक दाग उत्पन्न कर दिए, जिसको हम ब्लैक स्पॉट भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ किरणें इधर उधर ना जाकर के कहां टकराए, सीधे के सीधे टकराए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो किरणें बाहर निकल रही थी, अगर ये नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव प्लेट की ओर डेविएट हुआ है तो 100% इस किरण पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज वाला रेडियो एक्टिव, ऐसे बोल सकते हो, धनात्मक विकिरण भी बोल सकता हूं। दूसरी बात ये बता दो कि अगर ये किरणें जो कि पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हुआ है, इस पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, क्योंकि ये धनात्मक के साइड में गया तो 100% इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या मैं बोल दूं ऋणात्मक आवेश होना चाहिए। अच्छा बेटा ये बताओ, जो नेगेटिव की ओर गया तो पॉजिटिव, लेकिन जो पॉजिटिव प्लेट की ओर गया तो नेगेटिव। लेकिन ऐसा भी तो किरण है जो ना तो पॉजिटिव की ओर जा रहा है और ना ही वो नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो आप मुझे बताओ उस पर कौन सा चार्ज होगा, एक बार जरूर बताओ मुझे मैसेज करके बेटा कि ऐसा जो किरणें आप बोल रहे हो जो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव की ओर जा रहा है और ना ही पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो उस पर कौन सा आवेश होना चाहिए, बताओ बताओ। मैसेज तो कर दो। ज्योति सिंह बोल रही नेगेटिव। सर कोई आवेश नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। स्नेहा बस बोली एक तो नेगेटिव। अरे सब लोग बताओ। कोई तो और बता दो भाई। चार्जलेस होगा, बहुत अच्छी बात है। कोई आवेश नहीं, बहुत जय शर्मा बोल रही। मुस्कान सिंह,
कोई आवेश नहीं होगा, बस यही तो आंसर आना चाहिए था। अच्छा, इसका मतलब बेटा ये कोई चार्ज वाला नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो पार्टिकल्स हैं या जो ये किरणें हैं वो न्यूट्रल रेज है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहीं पर काम की बात है बेटा। क्या चीज़? कि ऐसा कोई भी चार्ज जो नेगेटिव नहीं, ऐसा कोई भी किरणें जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से निकलती है और नेगेटिव प्लेट की ओर डेविएट हो जाती है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे किरणों को बोला गया था अल्फा किरणें। कौन सा किरणें? अल्फा रेज बोल सकते हो या अल्फा विकिरण बोल सकते हो, आपको जो बोलना चाहे वो बोल सकते हो। मैं बोल रहा हूं बेटा अल्फा रेज। दूसरी तरह से तो ये कौन सा किरण है? ये हमारा अल्फा रेज है। इसी तरह से वे विकिरणें जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से बाहर निकलती है और पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हो जाती है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उस किरण को बोला गया है, उस विकिरण को बोला जाता है बीटा किरणें, या मैं बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं बीटा रेज। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात बेटा, ऐसा कोई भी रेज जो ना तो पॉजिटिव की ओर जाता है ना तो नेगेटिव की ओर जाता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ऐसे रेडिएशन को बोला जाता है, कैसे रेडिएशन को बोला गया है? क्या? गामा रेडिएशन। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं गामा रेज। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि मैंने 3 किरणें यहां पर बताई है, अल्फा, बीटा एवं गामा। इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसे डायग्राम बना लो भाई। ये डायग्राम आपको क्लियर होने चाहिए। अगर जहां पर आपको प्रॉब्लम आए अगेन पूछ सकते हो ताकि मैं आपको बता पाऊं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। एक बार जरूर बताएंगे भाई की बात आपको समझ में आई कि सबसे पहले मैं आपको अल्फा रेज ही लिखवा देता हूं कि अल्फा रेज क्या होता है। तो चलिएगा, क्या बोल सकते हैं बेटा कि ऐसा रेज या ऐसे विकिरण जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बाहर निकलती हैं लेकिन वो नेगेटिव प्लेट की ओर डेविएट हो जाती हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको अल्फा रेज बोलते हैं। तो लिखो, क्या लिखोगे कि वे रेडिएशन या वे रेज लिख सकते हो, वे रेडिएशन या विकिरणें, हिंदी में लिख दे रहा हूं यहां पर, वे विकिरण जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलती है, या निकलती ना बोल के आप इसे उत्सर्जित होते लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उत्सर्जित होती है, जो का बेटा पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हो जाता है, जो मैं पूरा वर्ड में लिखता हूँ, पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हो जाते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज नहीं। ओहो, जो नेगेटिव प्लेट है बेटा, कहीं पर गड़बड़ किया हूँ, जो नेगेटिव प्लेट आएगा, नेगेटिव प्लेट की ओर डेविएट होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा रेज कहलाते हैं। अल्फा रेज कहलाते हैं। चलिए ठीक है, एक वर्ड और लिखना है, शायद स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं देखता हूँ, अब बहुत जगह है मेरे पास। रेस कहलाते हैं। आगे लिखना बेटा कि अल्फा रेस अल्फा पार्टिकल से मिलकर बने होते, ये लिखना है केवल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अल्फा रेस अल्फा पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अल्फा पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं,
बस इतना लिखना है बेटा। बस इतने करने के बाद मैं एग्जैक्ट इसको रफ नहीं करूँगा, इसी में मैं बीटा बना दूँगा और उसके बाद इसका गामा ही बना दूँगा। मैं चाहूँ तो इसको भी रफ कर सकता हूँ ताकि थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा यहाँ बस ये वाली, क्योंकि आपको तो ये बात समझ में आ गई है। अब मेरे पास जगह बन गया बेटा। अब अगर ये जगह बन गया तो आगे लिख लेते। देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आया था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसका चार्ज कितना होता है और कितना मास होता है। तो ये एक बात रखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए कि अल्फ़ा रेस पर 2 यूनिट चार्ज एवं 4 यूनिट मास होता है। 4 यूनिट मास होता है। मास का मतलब द्रव्यमान। बस इतना इंग्लिश सीख जाओगे बेटा तो मेरे को कहीं बस प्रॉब्लम है, रिदम बने रहेगा। हिंदी बताता हूँ तो मैं थोड़ी फंस जाता हूँ। तो ये आपको लिखना है बेटा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान से देखिए कि जैसे 2 यूनिट चार्ज है और नहीं 2 यूनिट चार्ज है और 4 यूनिट मास है, इसीलिए इसको हीलियम का भी अगर देखोगे तो सेम ऐसे ही होता है। इसीलिए उसको हीलियम न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। हीलियम एटम न बोलना, हीलियम न्यूक्लियाई बोलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो आप लिख सकते हो इसे He, यहाँ पर क्या बेटा, हाँ 2 कैसे लिखेंगे 4 और 2 गलत है, हीलियम 2 एवं 4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ यहाँ ऐसे, इसे ऐसे लिखना बेटा कि इसे हीलियम 4 एवं 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया बेटा अपना काम, ठीक है। सेम ऐसे ही करने वाले हैं बीटा रेस के लिए। तो मैं क्या करूँगा, केवल इसी में रफ कर देता हूँ, आप लोग सुधार लीजिएगा या फिर मैं लिख ही देता हूँ। तो मैं इसको रफ करके आगे लिखता हूँ बीटा रेज और उसके बाद लिखेंगे गामा रेज। हाँ क्या लिखोगे बेटा, वे रेस या किरण या रेडिएशन लिखो तो विकिरण, वे रेस जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से उत्सर्जित होती है जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पूरा लिख दे रहा हूँ, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव प्लेट की ओर, पूरा लिखना पड़ेगा ना, पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हो जाते हैं, बीटा रेस कहलाते हैं। अच्छा इसे नहीं समझते हो बेटा, बीटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पर पूरा लिख दे रहा हूँ बीटा, ये डेविएट हो जाते हैं, बीटा रेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर से लिखो बीटा रेज कहलाते हैं। लिखना आगे लिख लेना कि बीटा रेस बीटा पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। बीटा पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आगे लिख लेना इसका चार्ज एवं मास, इसको मैं अलग पेन से लिखता हूं, इसका चार्ज एवं मास
इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चलो इतना कॉपी कर लो बेटा, अगर ये कॉपी हो जाए तो बता देना मुझे। वैसे तो ऑफ होने वाला वो क्लास क्योंकि 7:54 हो चुका है। चलो बेटा कंप्लीट है, बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, लास्ट है, मैं यहीं बस क्या कर देता हूँ गामा, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ गामा रे। जहाँ जहाँ बस मैं सुधारूँगा वहाँ बस आप लोग सुधार लीजिएगा, बाकी सेम रहेगा गामा रेज, ठीक है। और गामा रेज का बेटा, ये गामा रेज है वे रेज जो रेडियो के सब्सटेंस से उत्सर्जित होती है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, या ऐसे लिख सकते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, लिखो कोई चार्ज नहीं होता, ये लिखना बेटा, नहीं होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक प्लेट लिख लो, जो इलेक्ट्रिक प्लेट से प्रभावित नहीं होते, नहीं होते, आगे लिख लेना गामा रेस कहलाते हैं। देखो मैं कलर से कर दिया हूँ कहाँ कहाँ हमको इम्प्रूव करना है। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, गामा, गामा रेज गामा पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैं इसका साइन भी आपको सिखाऊंगा, यहाँ पर डबल एम होगा, से मिलकर बने होते हैं। इसका चार्ज एवं मास ये निकालना है, इसको हम लिखवाएंगे। इसका चार्ज कितना होता है, चार्ज तो कुछ भी नहीं है लेकिन इसका मास ज़रूर होता है, ठीक है, जिस पर 1 यूनिट मास होता है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये हो गया बेटा आज का टॉपिक्स। एक्चुअली में अल्फ़ा रेज का होता नहीं, मैंने आपको सिखा दिया है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का होते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, क्योंकि देखो ऐसे ही पढ़ोगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, अगर आप इंग्लिश सीखोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन हिंदी में पढ़ाने बोलोगे तो दिक्कत आने लगता है, भाई मैं फंस जाता हूँ। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखना पड़ेगा मेरे साथ रह के, वैसे सीख जाओगे, दिक्कत नहीं है, पर शुरू से ही दिक्कत होने लगता ना, तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आगे के चैप्टर आपको समझ में नहीं आती। तो ये बहुत बेसिक है। अभी एक बात और बताता हूँ, ये हालांकि वीडियोस में आपको मिल जाएगा, आप उसे अगेन देख लेना। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आती तो मुझे बताना, मैं दोबारा पढ़ा दूँगा, रिकॉर्डेड वीडियो बना दूँगी। तो लाइव क्लासेस चल रही ना, उसको हम रिकॉर्डेड बना देंगे, मतलब रिकॉर्ड कर दूँगा, नहीं तो फिर स्कूल में आ जाना, स्कूल में हम पढ़ा देंगे। हाँ हाँ डालूंगा, वो सुबह मिल जाएगा बेटा। हाँ लिंक तो आपको सेंड कर ही देता हूँ। ये पिछले वाला वीडियोस बस नहीं आ पाया था, बाकी सारे तो आते ही आते हैं, मैं सबको डालता ही हूँ बेटा। ये हो गया। अब मेरे को क्या पढ़ाना था, एक बार अगर क्या करोगे दोबारा ज्वाइन करना बेटा, क्योंकि मुझे ना आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन सिखाना है। और ये हो जाएगा तो कल से हम लोग सीधा थॉमसन मॉडल की ओर जाएंगे, फिर रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोर एटॉमिक मॉडल, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। मतलब हम बेसिक ख़त्म करने के बाद, बेसिक ने डिस्कवरी चल रहा था, उसके बाद हम थोड़ा सा लॉजिकल वाले टॉपिक में जाएंगे। तो एक काम करते हैं, एक बार एग्जिट होते हैं और फिर से, या तो आप लोग एग्जिट मत हो, मैं लेफ्ट होता हूँ और फिर से ज्वाइन करना आप लोग, सारे के सारे बच्चे ज्वाइन करना। डेटा है कि नहीं, बहुत लोग बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं दोबारा, क्योंकि ना ऑफ हो जाएगा बीच में, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। या आप चाहो तो भी क्लास छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट बचा है बस। देखते हैं भाई, करीबन थोड़े ज़्यादा बच्चे रहो तब तो समझ में आएगा ना।
हाँ, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये टॉपिक रह गया था, इसी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब सिंपल सी बात पहले क्या रखना है कि इसकी डिस्कवरी किसने किया था, चैडविक ने किया था। कब, 1932 के आसपास में। अब हम यहाँ पास देखने वाले हैं कि किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुआ था या किस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इससे पहले आपको मैं अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एक्सप्लेन कर दिया है। उस अल्फ़ा रेज में पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने पूरा चार्ज एंड मास दोनों बता रखा है। तो इन्होंने क्या किया था चैडविक ने कि उस अल्फ़ा रेज को बेरिलियम के प्लेट पर इंसिडेंट कराया था। तो जैसे ही बेरिलियम के प्लेट पर इंसिडेंट कराया गया तो उन्होंने ये पाया कि वो पूरी तरह से बेरिलियम की प्लेट से रिफ्लेक्ट हो जाता है अल्फ़ा रेज। किस तरह से, देखें ज़रा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरा बेरिलियम की प्लेट है, तो मैं सिंपल से इसे लिखना पसंद करूँगा, दैट इज़ BE प्लेट। और इस बेरिलियम के प्लेट पर मैं क्या इंसिडेंट करा रहा हूँ, अल्फ़ा रेज इंसिडेंट करा रहा हूँ। ये अल्फ़ा रेज है और इस अल्फ़ा रेज पर बच्चा जानता होगा कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम दूसरा नाम भी दे रहे हैं, हीलियम न्यूक्लियाई, जिसका मास होता है 4 और इसका चार्ज होता है 2। तो मतलब 2 यूनिट चार्ज एंड 4 यूनिट मास होता है। ये तो मैं आपको अल्फ़ा रेज के स्टडी में बता दिया था जब मैं आपको अल्फ़ा रेज पढ़ा रहा था उस केसेस में। अब यहाँ पर समझिएगा कि जैसे मैं इस अल्फ़ा रेज को बेरिलियम के प्लेट पर इंसिडेंट कराया तो हुआ क्या कि ये अल्फ़ा रेज इस बेरिलियम के प्लेट से पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि रिफ्लेक्टेड बीम, या मैं बोल दे रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये पाया गया कि अगर इस बेरिलियम की प्लेट को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास कराऊँ, मतलब यहाँ पर क्या लगा दूँ मैं, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ अल्फ़ा रे जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जब ये बेरिलियम की प्लेट से रिफ्लेक्ट होता है तो इस पर कौन सा चार्ज आनी चाहिए थी, इस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए था। मतलब आप बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो 100% इसको नेगेटिव प्लेट की ओर डेविएट हो जाना चाहिए था। लेकिन इसमें कोइंसिडेंट की बात यह है कि ना तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर गया ना तो नेगेटिव प्लेट की ओर गया, ये सीधे की सीधे यहाँ से निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल या इस रेडिएशन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। नहीं, अगर ये चार्ज होता तो 100% या तो इस ओर जाता है या तो फिर इस ओर जाता है, लेकिन किसी ओर नहीं गया। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसे, आइए देखते हैं जरा कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा था। तो कहना मैं ये चाह रहा था, देखिएगा कि मैंने क्या किया, हीलियम जिसका मास है 4, जिसका चार्ज है 2, इसको मैंने बेरिलियम की प्लेट पर इंसिडेंट कराया। बेरिलियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर है 4 और इसका एटॉमिक चार्ज बोल सकते हैं, बेरिलियम का चार्ज है 4 और इसका मास कितना है, 9 है। अब इन दोनों को जब रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर एक पार्टिकल्स बना ए पार्टिकल का मास था 12 लेकिन चार्ज था 6। अब आपसे पूछ लो कि ऐसा कौन सा एटम्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर में जिसका मास तो 12 होता है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो आप बोलेंगे कि कार्बन होता है। मतलब मैं यहाँ पर चाहूँ तो ए को रिप्लेस कर सकता हूँ कार्बन से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देखो चार्ज दोनों का ऐड हो चुका है, 6 चार्ज दिखाई दे रहा है, लेकिन मास होना चाहिए था 13, लेकिन है कितना यहाँ पर 12। इसका मतलब एक नया पार्टिकल बना होगा जिसको मैं n से शो कर रहा हूँ, जिसका मास क्या है 1 है लेकिन चार्ज क्या है 0, और चार्ज 0 होने के कारण ही इसको क्या नाम दिया गया था, दैट इज चार्ज 0 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल है। और न्यूट्रल पार्टिकल होने के कारण ही इसका नाम का दिया गया, दैट इज न्यूट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग न्यूट्रॉन के डिस्कवरी को आसानी से एक्सप्लेन कर लिए हैं। और जो बच्चे अभी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन के अंदर देख रहे हैं उनको ये बात बता दो कि मैंने जो आपको बात समझाई है वो आपको समझ में आया कि नहीं होगा तो मैं आपको फिर से बताऊँगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैसेज करो कि मैंने आपको जो बात बताने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आई या फिर नहीं आई। ठीक है।